आज हम डिस्कस करेंगे षटबल। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज षटबल। षटबल क्या है? षटबल का लिटरल जो मीनिंग है, इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। तो षड मीन छे मीन सिक्स और बला मीन स्ट्रेंथ। तो 6 प्रकार के बल जो स्ट्रेंथ्स होती हैं प्लैनेट्स के पास, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास कोई प्लेनेट है, अब उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है उसके पास, वो उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट देगा। अगर कोई प्लेनेट स्ट्रांग है तो वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट देने में सक्षम है, मीन उसमें कैपेसिटी है वो रिजल्ट देने की। अब जे षटबल में हम किन किन चीजों को कंसिडर करते हैं, तो षटबल में हम देखते हैं प्लेनेट की प्लेसमेंट, कौन से साइन में है, कौन से घर में है, डिविजनल चार्ट में वो कहाँ बैठा है, जब नेटिव का जन्म हुआ तो उसमें कौन सा पक्ष था उस समय, क्या शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ या कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, प्लैनेट डायरेक्ट मोशन में था या रेट्रोग्रेड मोशन में, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इन सब चीजों से हम किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखते हैं, और इस स्ट्रेंथ को देखने का जो पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं षटबल। सारावली में ऐसा कहा गया है कि कोई प्लैनेट कितना शुभ या अशुभ रिजल्ट देता है, ये डिपेंड करता है उसके स्थान बल पे, या दिग्बल पे, या चेष्टा बल पे, या नैसर्गिक बल पे। ये जितने भी प्रकार के बल हैं ये सब हम समझेंगे। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां पे ही डिस्कस करते हैं। तो षटबल, षटबला मीन 6 kinds of strength. What are these 6 kinds of strength? ये कौन कौन से 6 प्रकार की स्ट्रेंथ्स हैं हमारी? तो नंबर 1 स्थान बल, नंबर 2 दिग्बल, नंबर 3 काल बल, नंबर 4 चेष्टा बल, नंबर 5 नैसर्गिक बल, एंड नंबर 6 दृक बल। ये सब हिंदी के वर्ड हैं, इनके इंग्लिश मीनिंग है स्थान बल मीन पोजिशनल स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट, दिग्बल मीन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, काल बल मीन टेम्पोरल स्ट्रेंथ, चेष्टा बल मीन, चेष्टा मीन मोशन, तो मोशनल स्ट्रेंथ, नैसर्गिक मीन नेचुरल स्ट्रेंथ, एंड दृक मीन एक्सपेक्चुअल मीन जो दृष्टि वाला, सो अस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ। तो ये 6 प्रकार की स्ट्रेंथ है जो एक प्लेनेट के पास होती हैं, और इन स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस प्लेनेट के पास कितनी ताकत है रिजल्ट को देने की। अब इस स्ट्रेंथ को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ षटबला इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। और ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का स्ट्रेंथ का तरीका है, इसमें व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रूपा, और इसको षष्टियांशा भी बोलते हैं। और 1 रूपा इज इक्वल टू 60 विरूपास। दिस इज द मेजरमेंट यूनिट। और ये जो स्ट्रेंथ है हम जो कैलकुलेट करते हैं, हम 7 प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। 7 प्लैनेट्स की एक्सेप्ट राहु एंड केतु। एंड व्हाट अबाउट राहु एंड केतु? अब राहु एंड केतु की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारी क्लासिकल बुक्स में 2
स्कूल ऑफ थॉट काम करते हैं। अब एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि राहु और केतु की षड बल में स्ट्रेंथ क्या होगी, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु। मीन राहु को शनि की तरह समझिए और केतु को कुजा की तरह। कुजा मीन मार्स, संस्कृत में मार्स को कुजा कहते हैं और शनि मीन सैटर्न। सो राहु को शनि की तरह समझिए और केतु को मार्स की तरह समझिए। एक जे स्कूल ऑफ थॉट कहता है इनकी स्ट्रेंथ के लिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि राहु और केतु की प्लेसमेंट जिस साइन में होगी उसका जो साइन लॉर्ड होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको राहु केतु की स्ट्रेंथ समझिए। तो इस प्रकार हम राहु केतु की स्ट्रेंथ को लेंगे और जनरली प्रेडिक्शंस में राहु केतु की स्ट्रेंथ को नहीं कंसिडर किया जाता। अब ये जो हमारी 5 डिफरेंट 6 काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ है, सबसे पहला है हमारा स्थान बल। मैंने सभी को म्यूट पे डाला है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा हैंड रेज करेगा या मैसेज करेगा तो मुझे नजर आ जाएगा, मैं क्वेश्चन ले लूंगा उसका। अब स्थान बल का क्या मीनिंग है? इट लिटरली मीन्स, इसका मीनिंग है कि पोजिशनल स्ट्रेंथ अभी हमने डिस्कस किया। व्हाट डू यू मीन बाय पोजिशनल स्ट्रेंथ? पोजिशनल स्ट्रेंथ मीन जब कोई भी प्लेनेट किसी भी चार्ट में बैठता है तो उसकी पोजिशनल स्ट्रेंथ क्या है। अब ये जो स्थान बल है इसको भी हम 5 प्रकार से देखेंगे। 1A, 1B, 1C, 1D एंड 1E। इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहला है उच्च बला और दूसरा है फिर सप्तवर्गीय बला। थर्ड वन इज ओजा जुग्मा बला। फोर्थ वन है केंद्राधिपति बला एंड सिक्स वन इज ध्रकना बला। उच्च बला मीन एक्साल्टेशन और सप्तवर्गीय बला मीन डिविजनल चार्ट। वर्गीय चार्ट मीन डिविजनल चार्ट में इनकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी। और जो हमारा ओजा जुम्मा बला है इट मीन ऑड और इवन साइन में जब प्लेसमेंट होगी प्लैनेट्स की तो कैसा रहेगा। केंद्राधिपता बला मीन केंद्रा में, मीन केंद्रस हमारे कौन कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10। इन जगह में जब प्लैनेट्स बैठेंगे तो कैसे रिजल्ट देंगे। और ध्रेकना मीन प्लेसमेंट इन ध्रेकना। ध्रेकना इज डिविजनल चार्ट, तो प्लेसमेंट इन ध्रेकना। तो ध्रेकना में हमारा जब किसी प्लेनेट की प्लेसमेंट होगी तो वो प्लेनेट कैसे रिजल्ट देगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा उच्च बला है मीन एक्साल्टेशन। जब भी कोई प्लेनेट एक्साल्टेशन में होता है, जब भी कोई प्लेनेट एक्साल्टेशन साइन में बैठता है तो उसको मिलते हैं 60 रूपास मीन फुल स्ट्रेंथ। 100% स्ट्रेंथ के साथ वो प्लेनेट रिजल्ट देने में सक्षम होता है जब भी कोई प्लेनेट एक्साल्टेशन में बैठता है। और अगर वही प्लेनेट
डेबिलिटेशन में बैठता है तो उसको मिलता है 0 रुपीस, मीन नो स्ट्रेंथ। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लो एक चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर मार्स जहां बैठता है 10 नंबर साइन में, इट मीन मार्स 10 नंबर साइन में जब भी बैठेगा एक्साल्टेशन। एंड व्हाट इज द एक्साल्टेशन पॉइंट ऑफ द मार्स? तो एक्साल्टेशन पॉइंट ऑफ द मार्स कैप्रिकॉर्न साइन में होता है 28 डिग्री। सो 28 डिग्री पे मार्स एक्साल्ट होता है एग्जैक्टली 6 राशियां छोड़ के। तो मीन 180 डिग्री, जब 180 डिग्री दूर चला जाता है 180 डिग्री, तो मीन मार्स इन साइन नंबर 4 हो जाएगा डेबिलिटेशन। वो होगा 28 डिग्री। तो कैप्रिक यहां पे अगर मार्स आ जाता है, अगर मार्स जहां पे आ जाता है, अगर मार्स यहाँ पे आ जाता है तो जी हो जाएगा डेबिलिटेट, और अगर मार्स जहां पे है तो जी होगा येलो में एक्साल्ट। अब डेबिलिटेशन और एक्साल्टेशन को हम कैसे समझेंगे? हम जब चार्ट को देखेंगे, ये हम बेसिक इसलिए समझ रहे हैं कि जब हम चार्ट पे नजर डालेंगे, हम बिना कैलकुलेट किए हमें प्लैनेट्स नजर आने चाहिए। हमें शटबल कैलकुलेट बिना किए नजर आना चाहिए चार्ट पे। वो हम कैसे देखेंगे? देखिए, मार्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मार्स कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्री एक्साल्टेशन होता है और ठीक 180 डिग्री दूर उसका डेबिलिटेशन साइन आ जाता है। इट मीन एक्साल्टेशन में उसको कितने रूपास मिलते हैं? 60, और डेबिलिटेशन पे मिलता है 0। इट मीन इट लूजेस 1 रूपा एट एवरी 3 डिग्री। मीन जब वो 3 डिग्री कहां पे जाता है? अब मार्स निकल के यहां पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इस जहां 1 नंबर साइन में जाएगा, 2 नंबर में जाएगा, 2 से निकल के 3 में जाएगा, 3 से निकल के 4 में जाएगा। अब 1-1 डिग्री मूव करेगा। जब मार्स 3 डिग्री मूव करता है तो 1 रूपा लॉस, अपना वो लॉस कर देता है। मीन अगर कैप्रिकॉर्न 28 डिग्री से वो +3 डिग्री और चलेगा, इट मीन 31 डिग्री। 31 राशि होती नहीं है, इट मीन 1 डिग्री इन 11 साइन, इन मीन एक्वेरियस। तो 1 डिग्री एक्वेरियस पे वो 3 डिग्री दूर चला गया अपने एक्साल्टेशन साइन से और टूवर्ड्स मूव कर रहा है डेबिलिटेशन की तरफ। तो इट मीन उसके पास 59 रूपीस रह गए। फिर और 3 डिग्री अगर ऐड करेंगे तो 4 डिग्री क्वेरीज पे उसके पास 58 रह गए। फिर 7 डिग्री क्वेरीज पे उसके पास 57 रह गए, एंड सो ऑन। जब 28 डिग्री वो कैंसर में पहुंचेगा तो उसके पास 0 रूपीस बचा होगा। तो इस प्रकार जब भी आप किसी का भी मार्स चार्ट में देखें 10 साइन के आसपास, मीन 9 में, 10 में, 11 में, तो आपने ओवरऑल एक एवरेज निकाल के चलना है कि इसका मार्स एक्साल्टेशन के आसपास है और इसके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। अब दूसरी बात क्या, जब मार्स 11 में होगा क्या वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? या 9 में होगा तो ज्यादा होगी? वैसे तो सबसे ज्यादा 10 में रहेगी, बट 11 में वो लूज कर रहा है, 9 में वो गेन कर रहा है। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है, 10 साइन भी सैटर्न का है, तो स्टिल इसके एनमी साइन है, बट वहां पे एक्साल्ट होता है, बट 11 साइन उसके एनमी का है, तो इसलिए जहां पे वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में होगा, और ये उसका फ्रेंड साइन है, तो जहां पे वो कंफर्टेबल पोजीशन में होगा और साथ में वो पॉइंट गेन कर रहा होगा, मीन वो रूपास गेन कर रहा होगा, इसलिए 9 राशि उसके लिए ज्यादा
अच्छा कंफर्टेबल स्थिति बताएगी, और जो 11 राशि है उसके लिए इतनी कंफर्टेबल स्थिति नहीं बताएगी। स्टिल 12 राशि में जाके रूपास वो लूज कर जाएगा, स्ट्रेंथ लूज कर जाएगा, बट स्टिल इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। तो हमने दो चीजें देखनी है, एक उसका साइन भी देखना है, क्या वो फ्रेंड साइन में है, वो हम नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक लेंगे। तो पहला जो हो गया उच्च बला, मीन अगर वो एक्साल्टेशन साइन में है तो 100% स्ट्रेंथ है, 60 रूपाज है। अगर डेबिलिटेशन साइन में है तो 0 रूपाज है। जब वो डेबिलिटेशन से जब वो डेबिलिटेशन से एक्साल्टेशन की तरफ मूव कर रहा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। जब वो एक्साल्टेशन में पहुंच जाएगा स्ट्रेंथ 100% हो जाएगी, और जब वो एक्साल्टेशन से डेबिलिटेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा तो स्ट्रेंथ उसकी घटना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो दूसरा आता है इसमें वो है सप्तवर्गीय बला। बट इज सप्तवर्गीय बला, सप्त मीन 7 वर्गास, मीन डिविजनल चार्ट। सो 7 डिविजनल चार्ट को हम कंसिडर करके किसी भी प्लेनेट का निकालेंगे। तो व्हाट आर दिस 7 डिविजनल चार्ट? D1, D2, D3, D7, D9, D12 and D30। D1 चार्ट इज द राशि चार्ट, जो हमारा मेन चार्ट होता है। D2 is the Hora chart. D3 is the Drakna chart. D7 is the Saptamcha. D9 is the Navamcha. D12 is the Dvadamcha. और D30 is the Trimshamcha। ये 7 डिविजनल चार्ट हम कंसिडर करेंगे और इनकी स्ट्रेंथ देखेंगे। अब किसी भी प्लेनेट के पास कितनी स्ट्रेंथ होगी, मीन प्लेनेट प्लेसमेंट इन वर्गास और स्ट्रेंथ। इसको एक टेबल से समझते हैं, मीन प्लैनेट प्लेसमेंट इन वर्गास और उसकी स्ट्रेंथ। अब ये कितनी रहेगी? अगर प्लैनेट मूल त्रिकोण साइन में है तो उसके पास स्ट्रेंथ है 45। अगर ओन साइन में है, मीन अपनी ही राशि में है, जैसे मार्स 1 में है, जहां 8 में है, मून 4 में है, तो उसके पास है 30। अगर इंटीमेट फ्रेंड के साइन में है, मीन वेरी गुड फ्रेंड के साइन में है, तो स्ट्रेंथ है 22.5। अगर फ्रेंड के साइन में है तो स्ट्रेंथ है 15। अगर न्यूट्रल साइन में है, ना फ्रेंड है ना एनिमी है, तो स्ट्रेंथ है 7.5। अगर एनिमी साइन में है तो स्ट्रेंथ है 3.75। और अगर बिटर एनिमी है तो स्ट्रेंथ है 1.875। मीन आपको इतना न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ उसको मूल त्रिकोण साइन में मिलती है, फिर ओन साइन में उससे थोड़ी कम, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो फिर उससे कम, फ्रेंड में और कम, न्यूट्रल में और कम, और फिर एनिमी में और बेटर एनिमी में तो देखिए खत्म ही हो गई। हम 60 को लेके चल रहे हैं और जहां 3 और 1 आ रही है तो इट मीन कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है उसके पास। तो ये था सप्तवर्गीय वाला। और ये हम क्या देखेंगे? उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ हर एक डिविजनल चार्ट में देखेंगे। D1 में चेक करेंगे, D2 में करेंगे, D3 में, D7, D9, D12, D30, सब चार्ट्स में उसको चेक करेंगे। और जो टोटल स्ट्रेंथ उसकी निकल के आएगी, जो टोटल ऑफ ऑल डिविजनल चार्ट रहेगा, वो होगा उसका सप्ताह वर्गीय वाला।
तो मीन 7 डिविजनल चार्ट में उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो है वो है ओजा जुगमा बोला। ओजा जुगमा बोला इज नथिंग, इट इज द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन ऑड साइन और इवन साइन। अब कौन सा प्लैनेट ऑड साइन में स्ट्रेंथ लेता है और कौन सा प्लैनेट इवन साइन में स्ट्रेंथ लेता है? जो मेल प्लैनेट है, कुछ न्यूट्रल प्लैनेट है और कुछ फीमेल प्लैनेट है। अब मेल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और न्यूट्रल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और फीमेल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? तो मेल प्लैनेट्स में कौन कौन से आ गए हमारे पास? तो सन, मार्स, जुपिटर। न्यूट्रल में कौन कौन से आ गए? मरकरी, सैटर्न। और फीमेल में कौन से आ गए? मून, वीनस। अब ये जो प्लैनेट्स हैं, फॉर द सेक ऑफ दिस ओजा जुगमा बला, हम न्यूट्रल प्लैनेट को मेल वाली कैटेगरी में ट्रीट करेंगे और फीमेल को अलग कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। तो इसलिए जे वाली जो कैटेगरी होगी पहली दो, जे एक कैटेगरी हो गई और जे जो दूसरी कैटेगरी होगी जे दूसरी कैटेगरी होगी। जब कोई मेल प्लैनेट में ऑड साइन में है, मेल प्लैनेट ऑड साइन में है तो 15 रुपीज, और अगर मेल प्लैनेट इवन साइन में है तो 0 रुपीज। फीमेल प्लैनेट ऑड साइन में है तो 0 रुपीज और इवन साइन में है तो 15 रुपीज। पहले D1 का देखेंगे और फिर D9 का देखेंगे। तो दोनों का जो टोटल होगा, टोटल ऑफ D1 प्लस D9, दोनों में देखेंगे पोजीशन। हो सकता है एक प्लेनेट D1 में मेल में चला जाए, D9 में फीमेल में चला जाए, या दोनों में मेल में रहे या दोनों में फीमेल में रहे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम D1 और D9 का टोटल देखेंगे फॉर ईच प्लेनेट, एंड दैट इज कॉल्ड ओजा जुगमा बला। नेक्स्ट इज द केंद्र बला। केंद्र बल इज नथिंग कि प्लैनेट की प्लेसमेंट अगर केंद्र स्थान में होती है। हमारे केंद्र स्थान कौन कौन से हैं? हम एक चार्ट बनाते हैं। 1, 4, 7 और 10, ये हमारे केंद्र स्थान है। सो कौन कौन से? 1, 4, 7 और 10। अगर किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट केंद्र में होती है तो उसको कितने मिलते हैं? मीन केंद्रा में प्लैनेट की प्लेसमेंट होती है कहाँ? 1, 4, 7, 10 में। तो कितने रुपीज मिलते हैं उसको? और अगर उसकी प्लेसमेंट केंद्र के बाद क्या कौन से हाउस आते हैं? उनको बोलते हैं पन्नाफराज। PANAPHARAS, पन्नाफराज हाउस। तो वो आते हैं 2, 5, 8, 11। अगर यहाँ पे होती है किसी प्लेनेट की प्लेसमेंट तो उसको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। और अगर अपोक्लिमा में, ये कौन कौन से हाउसेस हैं? 3, 6, 9, 12, तो मिलते हैं 15 रुपीज। तो नेक्स्ट इज द
केंद्र में अगर किसी प्लैनेट की प्लेसमेंट होती है, मान लो यहाँ पे बृहस्पति की प्लेसमेंट है, तो उसको जो केंद्र बल मिलेगा वो उसको 60 मिलेगा। अगर यहाँ पे बृहस्पति की प्लेसमेंट चली जाती है तो उसको 30 मिलेगा, और अगर यहाँ पे बृहस्पति की प्लेसमेंट चली जाती है तो उसको 15 मिलेगा। इट मीन वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंगली भी उसको बल मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द द्रेकना बला। सबसे पहले व्हाट इज द्रेकना, हमने पढ़ा था द्रेकना एक क्लास में। द्रेकना इज द 1/3 डिवीजन ऑफ ए साइन। एक साइन कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो इसकी जब 1/3 डिवीजन करते हो तो द्रेकना बनता है 10 डिग्री का। तो एक साइन में वन साइन 3 द्रेकना होते हैं। कौन सा? 0 से लेके 10, 10 से लेके 20 और 20 से लेके 30। इसको बोलते हैं फर्स्ट द्रेकना, इसको बोलते हैं सेकंड द्रेकना और इसको बोलते हैं थर्ड द्रेकना। तो एक साइन में 3 द्रेकनास होते हैं। अब जब कोई प्लैनेट इन द्रेकना में जाके प्लेस्ड होता है तो उसको कैसे बल की प्रॉपर्टी होती है? इट मीन जब कोई मेल प्लैनेट फर्स्ट द्रेकना में होता है तो उसको 15 रूपास की स्ट्रेंथ मिलती है। और जब वही प्लैनेट अदर में चला जाता है, मेल प्लैनेट अगर फर्स्ट द्रेकना में होगा तो 15 की मिलेगा और अदर में इसको कितना मिलेगा? 0। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट आया? इट मीन जो न्यूट्रल प्लैनेट है। जैसे अब मेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, मेल में हमारे आ गए सन, मार्स और यूपिटर। और ये न्यूट्रल प्लैनेट है। तो न्यूट्रल प्लैनेट जब दूसरे ड्रेकना में प्लेस्ड होते हैं तो उनको 15 मिलते हैं। अदर वो किसी में भी हो, फर्स्ट या थर्ड में हो तो 0 मिलेगा। और जो फीमेल प्लैनेट है अगर वो थर्ड ड्रेकना में प्लेस्ड होते हैं तो 15 पॉइंट मिलते हैं, अदर में उनको 0 पॉइंट मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। हम फिर से जब डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे तो इन द्रेकनास को फिर से एक बार समझ लेंगे। तो अगर हम ओवरऑल इस सभी चीज का कंक्लूजन निकालें, स्थान बल जो हमने 5 प्रकार के बल पढ़े स्थान बल में, इन सब का जब टोटल निकाला जाता है तो हमारे पास आता है स्थान बल कि किसी प्लैनेट को पोजीशन के हिसाब से कितनी स्ट्रेंथ मिली है, पोजीशन में प्लेसमेंट के हिसाब से कितनी स्ट्रेंथ मिली है। और ये सारी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इन सभी चीजों पे, डिविजनल चार्ट्स पे, एक्साल्टेशन पे, साइन पे, मूल त्रिकोणा साइन पे। और अगर किसी प्लेनेट के पास एक अच्छा पोजिशनल स्ट्रेंथ होता है तो फिर उस प्लेनेट में कैपेसिटी होती है डिजायर्ड रिजल्ट देने की। मीन जैसा रिजल्ट आप चाहते हो वो वैसा रिजल्ट दे सकता है। वो क्या दे सकता है आपको? मीन वो आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, मीन प्रोफेशन आपको इंडिपेंडेंट दे सकता है, नाम शोहरत दे सकता है, लग्जरीज लाइफ दे सकता है और ओवरऑल हैप्पीनेस दे सकता है लाइफ में। तो दिस इज ऑल अबाउट स्थान बल। नेक्स्ट जो सेकंड प्रकार का बल आता है वो दिग्बल। दिखा बला मीन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं ध्यान से, यहां से हम डायरेक्शंस को समझेंगे थोड़ा सा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट हाउस है, लग्न है, अगर सन हमारा लग्न में होता है, इसका मतलब है हमारा मॉर्निंग का जन्म है, मतलब समय धूप निकल आई है। अगर सन हमारा 10th हाउस में होता है, इट इज द नून, मीन मिड नून, एग्जैक्टली मीन किसी भी जगह पे, वर्ड की किसी भी प्लेस पे जब सन एग्जैक्टली ऑन द ओवरहेड होता है, मीन मेरिडियन पे रहता है, जब सूर्य, वो उस जगह का नून माना जाता है। और उस समय जब सन होता है, अगर उस समय किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके 10th हाउस में सूर्य आएगा। और अगर 7th हाउस में सूर्य आएगा तो ये मीन शाम का वक्त, मीन। और ये अगर 4th हाउस में सन आएगा तो ये है मूवमेंट सन की इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन योर चार्ट। तो अगर 4th हाउस में सन आता है, इट मीन मिड नाइट का जन्म उसका। मान लो जिस व्यक्ति का रात के 12 बजे के आसपास का जन्म रहेगा गर्मियों में, तो सन उसका अप्रोक्सीमेटली 5th हाउस में होगा। अगर 1-1:30 बजे का जन्म रहेगा तो 4th में होगा। और अगर फिर 2 से 3 बजे का जन्म रहेगा सुबह का, तो सन 3rd में होगा। और सुबह 4 से 5 बजे सन 2nd में होगा। और उसके बाद ऐसे करके ये सन की मूवमेंट रहेगी। अब ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं हमारे चार्ट में। अब जब कोई भी प्लेनेट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठेगा तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब किसी भी प्लेनेट की प्लेसमेंट उसको कितनी पावर दे सकती है? अगर कोई प्लेनेट अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में जाके बैठता है, उसको मिलते हैं 60 रुपीस, मीन उसको 60.60 षष्टियांशा मिल जाते हैं जब वो अपनी डायरेक्शन में बैठता है। मान लो जैसे सन एंड मार्स 10th हाउस में अगर बैठते हैं, उनको मिलते हैं 60 षष्टियांशास। जुपिटर एंड मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, उनको मिलते हैं 60 षष्टियांशास। सैटर्न 7th हाउस में मिलते हैं 60 षष्टियांशास। और मून वीनस 4th हाउस में, तो उसको मिलते हैं 60। अब यही सन की एग्जांपल लेते हैं। अब सन यहां बैठता है तो उसको कितने मिलेंगे? 60 पॉइंट। और अगर सन यहां बैठेगा तो कितने मिलेंगे? 0 पॉइंट, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के हिसाब से वो मिडनाइट में चला गया, तो उसको डायरेक्शन के हिसाब से 0 पॉइंट मिलेंगे। अब सन यहाँ पे मूव हो रहा है, फिर यहाँ पे मूव हो रहा है, फिर यहाँ मूव हो रहा है। अगेन सेम फॉर्मूला जैसा हमने कहाँ पे डिस्कस किया था पीछे, एक्साल्टेशन साइन में, कि अगर सन लग्न में बैठा है अप्रोक्सीमेटली, इट मीन वो ना मिडनाइट है और ना मिड नून है, तो सेंटर में है, तो अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट मान के चलो। और यहाँ भी उसके 30 पॉइंट ही मान के चलो। तो इस प्रकार हम देखेंगे दिग्बला, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट। लग्न में जुपिटर और मरकरी को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। 10th हाउस में सन एंड मार्स मीन सूर्य और मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। 7th हाउस में शनि सैटर्न को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। और 4th हाउस में मून एंड वीनस मीन चंद्रमा और शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, मीन 60 रूपाज मिलते हैं। और इसके अपोजिट, अगर वो अपोजिट हाउसेज में 180 डिग्री अपार्ट बैठ जाते हैं तो उनको 0 डिग्री की स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर किसी प्लेनेट के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है तो फिर वो प्लेनेट कैपेबल होता है आपको डिजायर्ड रिजल्ट देने के लिए। नेक्स्ट इज
छठ बल में 2 बल हो गए। नेक्स्ट इज काल बल। थर्ड पार्ट इज काल बला, मेन टेम्पोरल स्ट्रेंथ। व्हाट इज टेम्पोरल स्ट्रेंथ? टेम्पोरल स्ट्रेंथ मीन उस एक पर्टिकुलर प्लेनेट के पास टेम्पोरल स्ट्रेंथ क्या है? मीन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए नेटिव, उसके पास वो स्ट्रेंथ क्या है। तो ये कालबला में 9 प्रकार की स्ट्रेंथ बताई गई है। अब ये कौन कौन सी स्ट्रेंथ है? तो वन इज ड्यूरेनल स्ट्रेंथ, मीन ड्यूरेनल और नॉक्टर्नल, मीन डे एंड नाइट। क्या दिन का जन्म है या रात का जन्म है, तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा प्लेनेट दिन में बली होता है और कौन सा प्लेनेट रात को बली होता है। नेक्स्ट इज पक्ष बला। थर्ड वन इज त्रिभागा बला। फोर्थ वन इज वर्षा बला। फिफ्थ वन इज मासाधिपता बला। सिक्स वन इज बारह बला। सेवन वन इज होरा बला। एट्थ वन इज अयाना बला एंड नाइन्थ इज युद्ध बला। इसको हम जल्दी से समझेंगे। पक्षा बला मीन जो हमारा मून का साइकिल होता है, मीन मून जो हमारा लूनर मंथ होता है, जिसको हम लूनर मंथ बोलते हैं, मून का मंथ बोलते हैं। सबसे पहले ड्यूरनल स्ट्रेंथ को समझते हैं। ड्यूरनल स्ट्रेंथ क्या कहती है? ड्यूरनल स्ट्रेंथ कहती है कि प्लेनेट के पास स्ट्रेंथ रहती है अगर किसी व्यक्ति का दिन का जन्म है या किसी व्यक्ति का रात का जन्म है। जैसे सूर्य, बृहस्पति और वीनस, मीन सन, जुपिटर और वीनस, इनके पास स्ट्रेंथ कब होती है? अगर डे का बर्थ है। और अगर नाइट का बर्थ है तो फिर किसके पास स्ट्रेंथ होती है? मून, मार्स और सैटर्न के पास। और जो मरकरी है उसके पास फुल स्ट्रेंथ रहती है ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट टाइम। मीन जो मरकरी है उसके पास दिन में जितनी स्ट्रेंथ होती है उतनी स्ट्रेंथ रात में होती है। चलो इसको हम एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं। अब देखिए इसको ध्यान ध्यान से। ये हमारा मीन मिड डे है और ये हमारी मिड नाइट है। अब मिड डे में कौन कौन से प्लैनेट स्ट्रांग होंगे? तो सन, जुपिटर और वीनस, और उनको कितने शिष्टांशा मिलेंगे? 0। और यही मिड डे पे अगर किसी का जन्म होता है तो उस समय मून को, मार्स को और सैटर्न को कितने मिलेंगे? 0। और मरकरी को कितने मिलेंगे? 60। क्योंकि मरकरी होल द डे, नाइट हो या दिन हो सेम पॉइंट मिलेंगे। और यही मिडनाइट को सन, जुपिटर और वीनस को कितने मिलेंगे? 0। मून, मार्स और सैटर्न को कितने मिलेंगे? 60। और मरकरी को मिलेंगे 60 पॉइंट। इट मीन जनरल अगर हम समझें, अगर किसी बच्चे का रात का जन्म है तो इट मीन उसके चंद्रमा, मंगल और शनि मीन बली होंगे, ताकत वाले प्लेनेट होंगे। मरकरी होल द डे पावरफुल रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म दिन का है तो उसके सूर्य, बृहस्पति और शुक्र पावरफुल होंगे।
तो ये था डे टाइम और नाइट टाइम। इसको अगर हम थोड़ा सा और एलेबोरेट तरीके से समझे, अगर हम डे टाइम, सबसे पहले डे और नाइट को समझिए। जो हमारा वन डे रहता है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक है सनराइज टू सनसेट, मीन जब सुबह सूर्य निकलता है, सनराइज होती है, और फिर सूर्य ग्रुप हो जाता है, सनसेट हो जाती है, उस हिस्से को बोलते हैं दिनमान। और नेक्स्ट जब सनसेट होता है और नेक्स्ट सनराइज होती है, उस वक्त को बोलते हैं रात्रिमान। अब हम दिनमान के भी तीन हिस्से कर लेंगे, रात्रिमान के भी तीन हिस्से कर लेंगे। तो दिनमान का जो पहला हिस्सा होगा, दिनमान का जो पहला हिस्सा होगा, उसका लॉर्ड कौन होगा? सन। तो फर्स्ट जो हिस्सा होगा दिनमान का, उसका लॉर्ड होगा सन। उस समय लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के, सुबह जब भी उठते हैं तो लोग पूजा को परफॉर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्नान करते हैं। जो सेकंड पार्ट होगा दिनमान का, उसका लॉर्ड कौन होगा? उसका लॉर्ड होगा युपिटर। और इस समय क्या करते हैं लोग? डे टाइम होता है, लोग खाना खाते हैं, अगर किसी के घर गेस्ट आता है तो उसका लोग वेलकम करते हैं, मीन घर में एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट। तो उसका लॉर्ड कौन होगा? एक सन हो गया, एक युपिटर हो गया, और थर्ड हो गया वीनस। वीनस भी गुरु है। और इस समय वो क्या करेगा? इस समय व्यक्ति रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ सकता है, पोइम्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ऐसी एक्टिविटी व्यक्ति कर सकता है। अब इस प्रकार थे ये दिनमान के। अब रात्रिमान, रात्रिमान में जो पूरी रात के अगर हम तीन हिस्से करें, जो पहला हिस्सा होगा उसका लॉर्ड कौन होगा? तो उसका लॉर्ड होगा मून। अब मून के समय क्या करते हो आप? फूड जो होता है नाइट का, उसको एंजॉय करते हो, मीन ईटिंग हैबिट का टाइम रहता है, एंजॉय करते हो। जो सेकंड पार्ट होता है, तो उसका लॉर्ड कौन होगा? उसका लॉर्ड होगा मार्स। मार्स एक क्रूअल प्लेनेट है। और जितनी भी क्रूअल एक्टिविटी होती हैं, जैसे थेफ्ट, मर्डर, वो सारी मिडनाइट को होती हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि उस समय कौन लॉर्ड होता है उस पार्ट का, रात्रिमान का? मार्स। एंड थर्ड पार्ट इज सैटर्न। अब सैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर किसी के चार्ट में सैटर्न वीक है, अगर सैटर्न वीक है, देन इट गिव यू गुड स्लीप ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द नाइट। मीन सुबह से पहले वाला जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का से पहले वाला समय, ब्रह्म मुहूर्त भी इंक्लूड होता है बीच में, उस समय का जो समय होता है, मीन लास्ट वन थर्ड ऑफ द नाइट, अगर किसी का सैटर्न वीक है तो आपको अच्छी स्लीप आएगी। और अगर किसी का सैटर्न स्ट्रांग है तो आपको स्लीप तो आएगी नहीं। देन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू परफॉर्म प्रेयर्स, पूजा, और ये सारे काम आप सुबह उठ के करोगे, योगा। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके सैटर्न के ऊपर, जो लास्ट समय रहता है। और जो मरकरी है, तो वो ऑलवेज स्ट्रांग रहता है, मीन पावरफुल रहता है। अब आपके चार्ट में उसकी क्या पोजीशन है एज पर अदर षटबला?
तो अगर मरकरी आपके चार्ट में स्ट्रांग है, उसके पास बला है, तो व्यक्ति कैसा होगा? व्यक्ति लर्निंग वाला होगा, स्टडिंग एंड ऑल दैट। ये सारी एक्टिविटीज में वो लाइफ टाइम इन्वॉल्व रहेगा अगर उसका मरकरी अच्छे तरीके से मीन एक्टिवेट रहेगा, अगर उसके पास अच्छा बल होगा। इसी के पार्ट में दूसरा बल आता है, वो है पक्षा बला, जिसको हम डिस्कस करने वाले थे। पक्षा बला मीन जो हमारा लूनर मंथ होता है, मीन चंद्रमा वाला महीना, लूनर मंथ, वो अप्रोक्सीमेटली 29 प्लस कुछ डेज का होता है, मीन 29.5 दिन का रहता है। जनरली 30 दिन आपको मिलेंगे डिफरेंट क्लासिकल बुक्स में। अब उसमें होता क्या है, उसमें भी एक साइकिल बनता है, उसमें भी एक साइकिल बनता है। ये देखिए ध्यान से, दिस इज फुल ब्लैक एरिया और ये हाफ एरिया ब्लैक है और हाफ एरिया वाइट। दिस इज फुल मून। अब ये कौन सा टाइम है? ये है पूर्णिमा का टाइम, ये अमावस्या का, अब चंद्रमा के पास 15 तिथियां रहती हैं। जब चंद्रमा सूर्य के पास आ जाता है, ये बिल्कुल सन के पास होता है 0 डिग्री, सेम डिग्री पे, तो हो जाती है अमावस्या। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ना स्टार्ट होता है, अब ये चंद्रमा बढ़ रहा है, इस तरफ चंद्रमा बढ़ रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पक्ष है यहां तक, इसको बोलते हैं हम शुक्ला पक्ष। और ये वाला जो एरिया है यहां तक, इसको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना यहाँ, तो प्लीज अनम्यूट करके बता दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लाइफ टाइम आगे काम आएगी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में किसी को भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखिए, जहां पे जब मून पहुंचता है, जहां पे जब मून होता है, मीन जहां पे जब मून है, उसके बाद मून जहां पे मूव करता जा रहा है, इधर इधर आता जा रहा है, ये हमने सेंटर में पॉइंट बनाया है, ये अष्टमी है, 8th डे है, ये भी 8th डे है। डिफरेंट क्लासिकल बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि शुक्ला पक्ष के अष्टमी से लेके कृष्णा पक्ष के अष्टमी तक चंद्रमा बली होता है, मीन इसमें ताकत होती है। बट जब प्रैक्टिकली देखा गया, एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में पाया गया, तो हमने इसके 3 भाग किए, जहां से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 डेट आ गई, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये आ गई 15 वाली डेट। ये जो पहले 5 दिन है, जहां पे मून को हम मैलेफिक ही समझेंगे, ये 6 से लेके 10 वाले दिन और यहाँ भी इतना एरिया, इसको हम मीडियम समझेंगे, मीडियम स्ट्रेंथ है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये चंद्रमा की फुल स्ट्रेंथ है। मीन 11वीं तिथि शुक्ल पक्ष की लेके पूर्णिमा तक, और फिर कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से लेके 5वीं तिथि तक। अब आप जहां पे डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, जहां पे चंद्रमा के पास अच्छी रोशनी है, इट मीन ये वैक्सिंग मून है, वैक्सिंग मून, सॉरी, दिस इज वैनिंग मून, वैनिंग मून मीन जहां चंद्रमा घट रहा है, और ये वैक्सिंग मून है। तो जनरली बढ़ता हुआ चंद्रमा ज्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि ये घटता हुआ चंद्रमा है, बट स्टिल यहाँ पे इसके पास पावर और एनर्जी रहती है। इसलिए पक्षा बला में क्या होता है, जब चंद्रमा स्ट्रांग होता है, तो जो बेनिफिक्स है, मीन जो बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट्स, और बेनिफिक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? 2 प्योरली बेनिफिक प्लैनेट है, एक हमारा युपिटर प्योरली बेनिफिक है,
दूसरा वीनस प्योरली बेनिफिक है, तीसरा मरकरी जिसको बोलते हैं एसोसिएशन के साथ। अगर ये बेनिफिक्स के साथ जाता है तो बेनिफिक्स हो जाता है, और अगर मैलिफिक्स के साथ जाता है तो मैलिफिक्स हो जाता है। तो तीन आगे, मैलिफिक्स में सन, मार्स और सैटर्न मैलिफिक, और यहां भी मरकरी अगर इनके साथ एसोसिएटेड है तो मैलिफिक्स का काम करेगा। और चंद्रमा को हमने समझ लिया अलग से कि अगर चंद्रमा वैक्सिंग है और शुक्ल पक्ष का है तो हम उसको अच्छा मानेंगे, अगर वैनिंग है और कृष्ण पक्ष का है और 8वीं तिथि स्पेशली 5वीं 6वीं तिथि क्रॉस कर चुका है, मीन इस पीरियड का है, तो उसको हम बहुत ही मैलेफिक चंद्रमा मानेंगे। जितनी भी क्रूअल एक्टिविटी होती है ये सारी, अब जितने भी लोग इस पीरियड में पैदा होते हैं खास करके 11th से लेके 14th तक, इनमें ये सारी एक्टिविटीज रहती हैं। ये बिल्कुल पर्सनल अटेंशन वाले लोग होते हैं, अपने मतलब के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकते हैं, अपने मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। ये सारे ऐसे लोग पैदा होते हैं इस समय में, जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा 11वीं तिथि से लेके 14वीं तिथि के आसपास घूम रहा होता है। तो आई होप आपको पक्ष वाला क्लियर हो गया होगा। होरा वाला मीन आवर्स। अब जब भी सनराइज होता है, जितने बजे, मान लो 5:31 पे सनराइज हो गया, तो 5:31 से लेके, सॉरी, 6:31 तक जो पहला घंटा है उसमें एक लॉर्ड होगा, डे लॉर्ड वाला, और उसी प्रकार लास्ट, सो 24 होराज होते हैं। और जिस वक्त किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है वो पर्टिकुलर होरा का लॉर्ड उसका होरा लॉर्ड बन जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली उस प्लैनेट को बल मिलता है। तो ये हो गया हमारा होरा वाला। तो इस प्रकार हम ये डिफरेंट चीजें समझेंगे इन बलास को। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज समझने वाली है यहाँ पे वो है अयान बला। इसको ध्यान से समझना आप। व्हाट इज अयाना बला? अयाना बला सन की मूवमेंट से देखा जाता है। आप जानते हैं सन एरीज में, मीन एरीज 0 डिग्री में कब एंटर करता है? तो सन एरीज में 0 डिग्री में एंटर करता है बैसाखी वाले दिन, मीन 13 से 14 अप्रैल के आसपास। इवन के वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो मानते हैं वो 20 to 21 अप्रैल के आसपास मानते हैं। ये डिफरेंट अनामशा से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम 13 से 14 अप्रैल मान के चलते हैं तो सन एरीज में एंटर करता है। उसके बाद एरीज के बाद वो फिर टॉरस में 1 महीने के बाद, फिर जेमिनी में, और फिर कैंसर में। जब सन कैंसर में एंटर करता है, व्हेन सन एंटर द कैंसर, जब कैंसर में एंटर करता है, ये होता है जुलाई का महीना। अभी जस्ट आज जुलाई है, तो कैंसर में एंटर किया। जो ही सन कैंसर में एंटर करता है, इट स्टार्ट मूव्स टूवर्ड्स सदर्न डायरेक्शन। सदर्न डायरेक्शन की तरफ उसकी मूवमेंट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणायन। और ये एक, इसको हम नेगेटिव मूवमेंट मानते हैं। जितने भी शुभ मुहूर्त होते हैं, खास करके गृह प्रवेश के मुहूर्त, इन महीनों में थोड़े वर्जित माने जाते हैं, मीन अवॉइड करने चाहिए अगर कोई अवॉइड कर सकता है। और ये 6 मंथ्स का पीरियड रहता है। टोटल साल में 12 महीने होते हैं। फिर जब आफ्टर एग्जैक्टली ये होता है 4 साइन में, जब सन 4 नंबर साइन में, जब सन 10 नंबर साइन में रहता है, तो सन एक साइन में 1 महीना रहता है, तो 6 साइन में 6 महीने रहेगा। जब 10 साइन में, मीन कैप्रिकॉर्न में, कैप्रिकॉर्न में सन कब साइन करता है? तो नेक्स्ट डे ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल,
जब लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, उसके जो नेक्स्ट डे होता है, उसको उस दिन को बोलते हैं मकर संक्रांति। साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, बट इस संक्रांति मीन व्हेन सन एंटर्स ए न्यू साइन। मीन जब भी सूर्य किसी राशि में एंटर करता है जिस दिन पहले, और उस दिन का जो पहला सनराइज होता है सूर्य की एंट्री वाला, और नई राशि चढ़ी होती है, तो उस दिन होती है संक्रांति। तो साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। तीसरी जो कैप्रिकॉन को हिंदी में मकर कहते हैं, तो मकर कैप्रिकॉन की जो संक्रांति होती है, उस दिन सन अगेन अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है एंड इट स्टार्ट मूवमेंट टूवर्ड्स द नॉर्थर्न डायरेक्शन। नॉर्दर्न मीन इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर, तो इसलिए उसको बोलते हैं उत्तरायण। तो उत्तरायण ये एक पॉजिटिव मूवमेंट सन की मानी जाती है, जो नेक्स्ट 6 मंथ फिर रहेगी, और ये स्टार्ट होती है जनवरी 14 के आसपास। जनवरी 14 के आसपास ये स्टार्ट होती है, और ये नेक्स्ट 6 मंथ रहती है फिर जुलाई 14 तक। तो ये वाला जो पीरियड होता है, ये उत्तरायण का माना जाता है। और इस समय जो प्लैनेट्स होते हैं बेनिफिक्स, वो स्ट्रांग होते हैं, और जो मैलेफिक्स होते हैं वो वीक होते हैं। तो ये है आयन वाला, मीन कौन से आयन में किसी का जन्म हुआ तो उसके कौन से प्लैनेट स्ट्रांग होंगे। और जो लास्ट पार्ट है इसका, उसका नाम है युद्ध भला। युद्धा भला, इसको बोलते हैं प्लेनेटरी वार। प्लेनेटरी वार स्ट्रेंथ। व्हाट इज प्लेनेटरी वार? अब किसी भी हम एक चार्ट लेते हैं, उसको फिर ध्यान से समझते हैं। मान लो मार्स और सैटर्न किसी के 10th हाउस में है, और साइन भी मान लो 10। 10 साइन में मार्स है 29 डिग्री का, और सैटर्न है 28 डिग्री 30 मिनट का। तो दोनों का आधी डिग्री का डिफरेंस है। तो प्लेनेटरी वार कब होती है? जब टू आर मोर प्लैनेट्स कंजक्ट करते हैं, मीन युति में आते हैं, लेस देन 1 डिग्री। लेस देन 1 डिग्री मीन लेस देन 1 डिग्री जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं युद्ध वाली स्थिति, मीन वॉर में आ जाते हैं। तो दे स्टार्ट वॉर। कौन जीतेगा? तो हु इज द विनर? देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग दिस, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थॉट है इसमें, इसमें जिसकी लोएस्ट डिग्री होती है, जिसकी लोएस्ट डिग्री होती है, वो होता है विनर ऑफ प्लेनेटरी वार। तो वो युद्ध बला को जीत जाता है, और उसको मिलता है फिर युद्ध बला का स्ट्रेंथ। अब इसमें कौन कौन से प्लेनेट प्लेनेटरी वार में इन्वॉल्व नहीं होते? तो सन एंड मून बोथ आर luminaries, so they do not involve in war। बट क्या होगा अगर सन के साथ कोई प्लेनेट होगा? तो सन उसको कंबस्ट कर देगा। कंबस्ट मीन अस्त कर देगा, मीन उसकी एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि सन के पास बहुत रोशनी है, बहुत एनर्जी है। तो दूसरे प्लेनेट की एनर्जी ही खत्म हो जाती है, तो सन उसको कंबस्ट कर देगा, अस्त कर देगा। इट मीन वो वीक हो जाएगा। और अगर कोई प्लेनेट मून के साथ होगा, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये एक जनरल कंजंक्शन में समझिए। सन और मून जब भी किसी प्लेनेट के साथ जाते हैं, तो प्लेनेटरी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते। सन जब भी किसी के साथ बिल्कुल 1 डिग्री में जाएगा, तो उसको टोटली कंबस्ट कर देगा।